Good morning, students. Myself, Rajiv Verma, is going to start the next topic, and today's topics are rules for rounding off. Second topic is accuracy. Third one, precision. Fourth, error and its types. And fifth one is combination of errors. This much topics are only left in this chapter. Now I am going to continue one by one. Topic number 1, rules for rounding off. Actually, we can divide the rounding off into 4 parts. One is, if the digit to be dropped is smaller than 5, then preceding digit is left unchanged. If the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. यानी ये दोनों रूल ये बताते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, और उसके राउंड ऑफ करने में जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो क्या है, मोर देन 5 है, तो हम उसकी प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 18.37. अब इस डिजिट को मैं सपोज ड्रॉप करना चाहता हूँ, और ये डिजिट क्या है, 7 है, 5 से ज़्यादा है. ये 6 भी हो सकती थी, 8, 9 है ना. तो ये डिजिट क्या, अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसकी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 18.4. ओके. अब दूसरा एग्जाम्पल, ये 18.4 हो गया. अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है 27.4 और 3, अब हमें इस अंडरलाइन डिजिट को ड्रॉप करना है. तो अंडरलाइन डिजिट है 3 जो कि लेस देन 5 है, तो प्रीवियस डिजिट में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, यानी 27.4 ही रहेगा. ओके, मतलब ये 27.4 ही रहेगा. और अगर ये यहाँ पर 3 होता तो 3 ही रहता, 8 होता तो 8 ही रहता, मतलब नो चेंज. और अगर ये मोर देन 5 है तो ऐड 1. तो ये जो दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इन दोनों पॉइंट्स को कवर करते हैं. अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर. इफ डिजिट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज एडिंग बाय 1. यानी अगर अभी तक हमने बात करी है मोर देन और लेस देन 5 की, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 27.3542, और हमें इस डिजिट को ड्रॉप करना है. जो डिजिट को जिसे हमें ड्रॉप करना है वो क्या है, वो 5 ही है, ना लेस देन 5 है ना मोर देन 5 है, इट इज़ एग्जैक्टली 5. देन वी शुड ऐड 1 इन द प्रीसीडिंग डिजिट, देन द नंबर विल बिकम 27.4. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट इज क्लियर. ओके, फिर दोबारा बता देता हूँ. अगर डिजिट सिर्फ 5 है, कोई भी नंबर है, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, एंड फ्यू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस डिजिट, तब उससे प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे. वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, कुछ भी नंबर हो उसमें 1 ऐड कर देंगे 5 होने पर. तो ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए. अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर. फोर्थ पॉइंट में क्या है, जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है वो 5 है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ओनली 5. मतलब एग्जाम्पल इसका हो सकता है, सपोज 18.35 एक नंबर दिया हुआ है, हमें इस डिजिट को ड्रॉप करना है. पहले जो 5 था वो क्या था, फॉलोड बाय द अदर नॉन जीरो डिजिट्स. इस बार अकेला ये 5 है जिसको हमें ड्रॉप करना है. तो इस तरह के नंबर को ड्रॉप करने के लिए हमें उससे पहली डिजिट को भी देखना होगा, वेदर दिस डिजिट इज़ इवन और ओड. और अगर ये डिजिट ओड है, ओड मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, तो अगर ये डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे. अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 1 ऐड कर देंगे. अगर ये 2 से डिविजिबल होता, 18.45 होता, अगर ये इस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है,
तो 4 में क्या करेंगे हम, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इट विल रिमेन 4। और कुछ ले लेता हूँ, 4 तो ऐसे इससे मैच कर रहा है, 6 ले लेते हैं। अगर ये 6 होता तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, इट विल रिमेन 6। यानी ये जो रूल है ये एक न्यू रूल हुआ, ऑड इवन रूल। ऑड इवन रूल कब लगेगा, जब जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है और फॉलोड बाई नो नॉट नॉन जीरो डिजिट, यानी कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स इसके पास आगे नहीं है। तो इसको ड्रॉप करने के लिए हमें इवन ऑड डिजिट का रूल लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी 3 पॉइंट में हम सिर्फ देखते हैं कि अगर 5 या मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करते हैं, और अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहती है। वहाँ तक हम 3 पॉइंट तक हम ऑड इवन नहीं चेक करते। हम 4th पॉइंट पर सिर्फ ऑड इवन देखते हैं कि अगर वो नंबर जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 5 है एग्जैक्टली, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड होगी तो ऐड करेंगे 1, अगर इवन होगी तो ऐड नहीं करेंगे। एंड these all are the rules of the rounding off and our first point is completed. Now coming to the next topic, that is accuracy. Accuracy in the measurement refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. What it means कि अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट दिया हुआ है, उसकी ट्रू वैल्यू दी गई है, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी और एक्यूरेसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा, अगर हम एक गेम की बात करें, ये अगर टारगेट है और इसको ये रीजन्स अगर मैं यहाँ बना दूँ और इसमें 3 पॉइंट मेंशन करता हूँ, दिस इज़ सपोज 1, दिस इज़ 2, दिस 1 इज़ 3। अगर ये 3 पॉइंट मैं मेंशन कर दूँ तो जो फर्स्ट पॉइंट है that is more accurate, this is more accurate, this one is more accurate than the other two। यानी पहला पॉइंट ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? दिस इज़ वेरी क्लोज टू द टारगेट, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द टारगेट बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द टारगेट, दिस इज नोन एज accurate one, accuracy। if suppose we are talking about the accuracy in any measurement, we are having a value 2.3 in the measurement, suppose it is length, this is the true value suppose of any measurement। और अगर हमें उसी मेजरमेंट को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करें और वो 2.2 आ जाए, और दूसरे वाले अगर सेकेंड टाइम उसे मेजर करते हैं 2.12 आ जाए, तो दिस 2.2 इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी उसको हम एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी कहेंगे इन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। अब आते हैं आगे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है प्रिसीजन। प्रिसीजन इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी प्रिसीजन से हमारा मतलब क्या हुआ कि दैट रिजोल्यूशन इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसको डिटरमाइन करने में क्या रेस्पॉन्सिबल है? लीस्ट काउंट ऑफ एमआई। एमआई स्टैंड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर प्रिसीजन डिपेंड करता है। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम किसी भी एक वैल्यू को मेज़र करते हैं 3.5 बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्ट काउंट 0.1, और इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो सपोज 3.678 थी। हमने पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजरमेंट किया जिसका लिस्ट काउंट 0.1 था। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी मेजरमेंट हम ले सकते हैं उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर हमारा कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है 0 से 10 तक मेज़र कर सकता है और इसके बीच में सपोज 5 डिवीज़न है 1 2 3 4 5, तो इसका जो लीस्ट काउंट हुआ
वो 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हुआ। यानी लीस्ट काउंट इन एनी मेजरमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाई एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने यहाँ पर 0 और 10 तक का ये एक स्केल मान लिया कोई भी, इसके बीच में 5 डिवीज़न थे, तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 2, यानी कि इसका एक डिवीज़न 2 सेंटीमीटर का हुआ। तो इसमें सबसे छोटा मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर लिया जा सकता है, उससे छोटा मेजरमेंट इससे नहीं लिया जा सकता क्योंकि उससे छोटा मार्किंग स्कीम यहाँ पर है ही नहीं। तो इसी को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 है तो उससे ये मेजरमेंट किया गया, किसका? इस लेंथ का। अगर हमारे पास दूसरा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट इससे भी कम है, इतना सेंटीमीटर्स है, ये भी सेंटीमीटर्स है, ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इससे इसका जो मेजरमेंट है अगर 3.38 सेंटीमीटर्स किया गया तो इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम क्लोजनेस की बात करें, यानी अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो 3.5 इज मोर क्लोज देन टू द 3.678, यानी इस ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज तो 3.5 है इन दोनों में से। तो 3.5 क्या हुआ? एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस टू। 3.5 इज मोर एक्यूरेट इन द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ। लेकिन अगर हम प्रीसाइज की बात करें तो सेकंड वन इज मोर प्रीसाइज, क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक कैलकुलेट किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा प्रीसाइज है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है तो वह एक्यूरेट भी हो, जैसा कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है, जो एक्यूरेट है दैट इज नॉट मोर प्रीसाइज। और ये प्रीसीजन डिपेंड किस पे कर रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट करता है। 1 तक करता है कि 2 तक करता है? 2 तक करता है तो ज़्यादा प्रिसाइज है। अब ये वाली वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 0.01 क्या है? कम, लेस है। तो मैंने वही बताया आपको कि अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन क्या होगा? ज़्यादा, प्रिसीजन मोर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। द एरर इन मेजरमेंट इज equal to the difference between the true value and the measured value of the quantity. We can mathematically write it as the error is the true value minus the measured value. जैसे इन प्रीवियस वन हमने लिया था कि सपोज अगर हम मान लें कि 2.38 जो है दिस इज सेंटीमीटर इज द ट्रू वैल्यू इन एनी मेजरमेंट, और जो इससे इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 2. अगर मैं 2.2 ले लेता हूँ सेंटीमीटर्स, तो ये तो इसकी ट्रू वैल्यू थी। अब जब हमने इसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो 2.2 सपोज आ गया, इससे कुछ वेरिंग आ गया, 2.37 आ गया या 2.40 आ गया, तो ये वाली जो वैल्यू है जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की है तो ये है मेजर्ड वैल्यू, और ये ट्रू वैल्यू थी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट। तो इस एरर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल क्या होगा? इस मेजरमेंट के अंदर एरर एग्जिस्ट करेगा। आगे चलते हैं। एरर के जो टाइप्स हैं उसमें सिस्टेमेटिक एरर है, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ग्रोस एरर, ये सभी पार्ट आते हैं। इसमें से अगर हम सिस्टेमेटिक एरर की बात करते हैं तो द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यानी इन एनी मेजरमेंट वाई विल वी आर टेकिंग फ्रॉम एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द वैल्यू मे बी मोर और इट मे बी लेस, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। टू रिमूव दिस एरर वी शुड नो द कॉज ऑफ द एरर। यानी अगर हमें सिस्टेमेटिक एरर को एलिमिनेट करना है, इसे कम करना है, एरर को अगर हमें ख़त्म करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमें उस एरर के होने का कोज पता होना चाहिए कि वो एरर आया क्यों। अगर वो कोज पता होगा तो वी कैन रेक्टिफाई द एरर। जैसे ये 4 रीजंस हैं इस एरर के होने के। इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हुआ कि एरर अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया उसके अंदर ही क्या है, उसके अंदर ही वो डिफेक्ट प्रेजेंट है, यानी उसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब भी कोई मेजरमेंट किया जाएगा तो उसमें एरर आएगा जो सिस्टेमेटिक एरर का पार्ट होगा। ठीक है,
इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स डायमीटर को मेजर करने की एक डिवाइस होती है, तो दिस एरर कैन बी रिमूव्ड बाय मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी बाय टू डिफरेंट मेथड्स। यानी अलग अलग मेथड से सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हम इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आगे आते हैं इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि इफ वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर सेटअप मीन्स दीज एरर आर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ओके, टू मेक द अरेंजमेंट प्रॉपर वी कैन रेक्टिफाई दिस एरर। उसके बाद आते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स होता है इट इज इंडिविजुअल बायस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन बाय टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। दिस एरर may occur means instruments are equal means correct and the experimental limitations are not there, setup is okay but person is careless, due to that measurement is wrong means having error. So this error is again the part of the systematic error. अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल causes. These error arise due to the change in external conditions like pressure, temperature, wind. जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो एक्सपेंशन ऑफ अ स्केल ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। यानी अगर हम मेटेलिक स्केल की बात करें, उससे मेजरमेंट ले रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो एक थर्मल एक्सपेंशन वाली कंडीशन वहाँ पर हो जाती है कई बार, जिससे स्केल के अंदर लिटिल बिट वेरिएशन आ जाता है। और अब जब हम उससे कोई मेजरमेंट करेंगे तो दैट विल गिव ऑलवेज द रॉन्ग रीडिंग एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। यानी कि अगर हम एरर के टाइप की बात करें तो सिस्टमेटिक पहला पार्ट है जिसके होने के ये सारे कॉजेज हैं इस एरर के अकर होने के। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, रैंडम एरर। द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कॉल्ड द रैंडम एरर। यानी जो एरर रैंडमली इरेगुलरली किसी भी मेजरमेंट में आ जाता है उसे हम रैंडम एरर का पार्ट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन रिपीट द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। यानी अगर एक ही पर्सन सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सेम मेजरमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि वो उसमें कोई एरर आ जाए, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द रैंडम एरर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट के बारे में मैंने बताया था, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एंड all the values or measured values are correct up to the least count only. Means if we are measuring the value beyond this least count then that will give the error and that will be in the category of the least count error. यानी कि लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं और कोई भी मेजरमेंट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक ही करेक्ट वैल्यू देता है, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। आते हैं ग्रॉस एरर पर। दीज एरर्स आर ड्यू टू इनप्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ एपरेटस। यानी एपरेटस के इम्प्रॉपर अरेंजमेंट के एडजस्टमेंट की वजह से ये एरर अकर होता है। इस एरर को करेक्ट नहीं किया जा सकता। नाउ अवर दिस पार्ट दैट इज एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर इज कंप्लीटेड. Now the elimination of the random error. Random error can be minimized by repeating measurement a large number of time. For example, if we are taking any measurement, अगर हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं या मास मेजर कर रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो क्या करें, उसके नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी है, नंबर ऑफ टाइम रीडिंग। हमने मान लिया कि A1 फर्स्ट मेजर टाइम उसे जब मेजर किया गया तब वैल्यू आई, A2 उसी को दोबारा से मेजर किया, उसी को थर्ड टाइम मेजर किया और nth टाइम, इट में भी 3, 4, 5 n है ना। तो ए बार यानी मीन जो वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू जो होगी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो वैल्यू आई वो वैल्यू ट्रू वैल्यू कहलाएगी और ये
इन सभी वैल्यू के अंदर आए लिटिल बिट एरर को रिमूव कर देगी। इसको हम स्टैटिक्स की हेल्प से समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai। ये इंडिकेट करता है कि i की वैल्यू 1 से n तक लाई करती हैं, और यहाँ पर कैपिटल जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को डेल A1, ये क्या है, डेल A1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, यानी A1 को मेजर करने में कितना एरर आया होगा। तो A बार ये ट्रू वैल्यू आ चुकी है, इस A बार में से फर्स्ट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड, तो फर्स्ट एरर आ गया फर्स्ट क्वांटिटी के मेजरमेंट में। सेकंड टाइम मेजरमेंट है A2, तो डेल A2 इजिकल टू A बार माइनस A2, यानी दूसरी बार हमने जब उसी क्वांटिटी को दोबारा से मेजर किया तो उसके अंदर इतना एरर होगा। इसी तरह से n तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट, यानी इन सभी वैल्यू का अगर मीन लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, फार्मूला वो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एरर यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करोगे दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो सारी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय n, तो ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट। अब आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, यानी डेल A बार अपॉन A बार। A बार क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो रिलेटिव एरर क्या रहता है, परसेंटेज एरर, यानी जब रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज देन इट विल बी द परसेंटेज एरर। तो डेल A बार अपॉन A बार मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज एरर कहलाता है। अब तक हमारे ये सभी एरर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बचे हैं बस, वो मैं कंप्लीट करता हूँ आफ्टर दिस।